नमस्कार, आपका स्वागत है अखिलेश जी इस मंच पर। और ये जो सेशन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सेशन है न्यूज 18 का यूपी एजेंडा यानी उत्तर प्रदेश का एजेंडा। आपके मन में जो जो सवाल हैं आज अखिलेश यादव के लिए, आपके दिल में जो जो सवाल हैं अखिलेश यादव के लिए, जनता आवाम के मन में जो जो सवाल हैं अखिलेश यादव के लिए, वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। अखिलेश जी, सवालों के लिए तैयार हैं आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आपका। और जितना विपक्ष को तैयार होना चाहिए उससे ज्यादा सरकार को तैयार होना चाहिए जनता के सवालों के लिए। जी, तो इस सेशन का अखिलेश जी नाम है बाईसाइकिल कितनी दूर कितनी पास। सवाल तो पहला मेरा ये है, बीजेपी कहती है फर्क साफ है, आप कहते हैं बीजेपी साफ है। बीजेपी कहती है समाजवादी पार्टी इस बार 2017 से भी हाफ है। ये तो बात नारे की है जी, कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज नारे दे रहे हैं, लेकिन जनता इस बार पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी से ये जानने के लिए कि जो जो उन्होंने वादे किए थे आज उनके वादे कितने पूरे हुए हैं। इसीलिए मैं साथ उनका संकल्प पत्र लेकर के आया हूं। जो संकल्प पत्र है जी, ये भारतीय जनता पार्टी का है 2017 का। उस समय जिस समय इन्हें जनता के बीच में और चुनाव में जाना था, सबसे बड़ा और पहले पन्ने पे जो लिखा इन्होंने वो कहा सरकार बनने के बाद 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी, किसान उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या किसानों की पैदावार की आय दोगुनी हो गई है कि नहीं हो गई, और वो हिसाब लगाएंगे पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महंगाई कितनी बढ़ी है। जब किसान देखता है कि उसकी कमाई आधी हो गई है जी, और महंगाई दुगनी हो गई है, तो उसकी तरक्की नहीं हो रही है। तो इसलिए ये तमाम सवाल वो हैं जो बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। जनता इन्हें नकार देगी। और आपने देखा होगा इनका सांसद विधायक जनता के बीच में कूटे जा रहे हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो सकती है जिसके विधायक और सांसदों को गांव में न घुसने दिया जा रहा हो? हाल ही में भी उन्नाव के उनके विधायक, एक किसान नेता स्टेज पर चढ़ करके आए, उन्होंने कूट दिया उनको। क्या ये स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी की? अभी तो चुनाव शुरू होने जा रहा है, जनता जब वोट डालेगी। चुनाव शुरू हो गया, तारीखों का ऐलान हो गया, 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो गया, 10 को नतीजे आएंगे, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। सपा कह रही है होली लाल रंग की होगी, बीजेपी कह रही है कि होली भगवा रंग की मनेगी इस बार। एक रंग वाले लोग एक रंग ही सोच सकते हैं, इसीलिए हर रंग को तो समाजवादी आपका भी तो पार्टी रंग ने एक जोड़ा ही है, आप भी तो सिर्फ लाल रंग की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हर रंग को जोड़ा है जी, इसलिए इस बार हर रंग की होली होगी। होली वही अच्छी होती है जो सब रंगों की हो। ये एक रंगी लोग इस बार जाने वाले हैं। एक सवाल आता है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के एक स्टार कैंपेनर है, बीजेपी के पास कई स्टार कैंपेनर है, बड़ी मशीनरी है, कैसे लड़ेंगे? देखिए, इस चुनाव को जनता लड़ रही है। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ने क्या दिया है। और आप तो एक बहुत ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप अगर वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? आपके भी मन में कुछ सवाल आएंगे। तो आप मेरा वोट जानना चाह रहे हैं? मैं वोट नहीं जानना चाहता हूं। जी, मैं आपके मन से ये जानना चाहता हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप क्या सोचेंगे? क्या बिजली सस्ती हो? क्या सड़क अच्छी हो? भारतीय जनता पार्टी ने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। मैं जानना चाहता हूं कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जानवरों को हम उनके खाने पीने का सब इंतजाम करेंगे, लेकिन आज सड़कों पे क्या घूम रहे हैं? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई और ऑक्स को कितना सड़क पे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा घटनाएं इस तरह हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रही हैं या सांड दौड़ा करके मारा। ये उत्तर प्रदेश हो गया। मेरा जो सवाल था वो मूलतः ये था कि अखिलेश यादव अकेले स्टार कैंपेनर है अपनी पार्टी में, बीजेपी की एक बड़ी टीम है, चुनाव की प्रॉपर मशीनरी है। आपने इंटरव्यू में भी कहा कि ये डिजिटल रैलियों पे जो नॉर्मल रैलीज पे रोक लग गई है, इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होंगे उससे छोटी पार्टियों को नुकसान होगा। क्यों आप कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ये केशव मौर्य ने बोला। ये उनसे मत पूछिए। समाजवादी पार्टी वो है जिसने
18 लाख से ऊपर और लगभग 20 लाख लैपटॉप बांटने का काम उत्तर प्रदेश में किया था। जी। और शायद जो वो बोल रहे हैं वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी तक तो मैं सोचता था कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं, अब तो लगता है कि डिप्टी सीएम भी चलाना नहीं जानते लैपटॉप। सवाल ये है, आप कितने भी लोग लेके आ जाइए, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जो महंगाई बढ़ी उसका जवाब क्या है? किसान यहां का हिसाब किताब लगाएगा। अभी किसान को जरूरत थी खाद, क्या खाद उपलब्ध करा पाए? खाद किसी किसान को नहीं मिली। जब वो किसान को खाद मिल भी गई तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई। उसका जवाब सरकार के पास क्या है? जिस दिन से समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, उसी दिन सरकार क्या कह रही है कि हम अपने बिजली के बिल आधे कर देंगे। आपने क्या ये भारतीय जनता पार्टी मुझे बताएगी कि इसका मतलब ये बिल कम कर सकते थे? जानबूझ करके गरीबों के और आम लोगों की जेब में डाका डाल रहे थे। कम तो कर दिया अब हमने। जानबूझ करके 4.5 साल गरीबों की जेब पर डाका डाला इन्होंने, और आज कह रहे हैं 50% बिजली कर देंगे। क्या ये पैसा वापस करेंगे आम लोगों का? इसका मतलब ये है कि अगर आज 50% सस्ती बिजली कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सस्ती बिजली दे सकते थे, लेकिन सस्ती बिजली नहीं दी। इनकी नीयत साफ नहीं है, और नीयत साफ इसलिए नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री आज तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। उनके दिमाग में नहीं आता बिजली का कारखाना क्या है। वो इसलिए दिमाग में नहीं आता कि वो कहते हैं कि आपके दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी, इस बार अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। बिजली के कारखाने किसने बनाए? मैं नाम गिनाता हूं। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाज सरकार में बना। इसके बाद हरदौगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट बना। एटा में प्लांट लग रहा है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है। मेजा की तमाम प्लांट जो एनटीपीसी के थे, प्राइवेट थे, उनके रास्ता साफ किया, वहां प्लांट बिजली का लग रहा है। आपका निवली लिग्नाइट, अगर सरकार सही से ईमानदारी से काम करती तो कानपुर देहात में एक प्लांट लग गया था बिजली का। तो ये तमाम बिजली के कारखाने जो लग रहे थे, ये सरकार अगर लगा देती तो उत्तर प्रदेश के किसानों को, आम लोगों को और व्यापारियों को इतने महंगी बिजली नहीं देनी पड़ती। लेकिन इन्होंने कोई रुचि नहीं ली उस पर। अकेले और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को देनी पड़ रही है। अखिलेश जी, क्योंकि मैं ये सोशल मीडिया वाला सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बोला कि सोशल मीडिया पे जो है वो बड़ी पार्टियां ज्यादा मजबूत है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ था? वो इसलिए था, अभी एक भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, उन्होंने एक झूठ तस्वीर ट्वीट की। अब उनको करोड़ों रुपया मिलता होगा, क्योंकि जिस पैकेज के साथ वो बैठे होंगे, जिस पैकेज के साथ वो पार्टी में, वो करोड़ों रुपए लेते होंगे। करोड़ों से कम में तो नहीं काम करते होंगे। बीजेपी कहती है उनके यहाँ तो सब निष्ठा से काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट था। आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, सड़क में गड्ढे हैं। इतने बड़े पैमाने पे नौजवान कभी बेरोजगार नहीं भटके होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। और इन पे अगर पैसा था, मैं ये जानना चाहता हूं, लखनऊ शहर में हम बैठे हैं जी, जितना समाजवादी सरकार ने मेट्रो बनाई थी उतनी ही बनी हुई है। जहां तक जाती है वहां से वापस आ जाती है। अभी तक 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने वो मेट्रो को आगे नहीं बढ़ा पाए। जो समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत की थी कानपुर की मेट्रो, वो समाजवादी सरकार में स्वीकृति वही पूरी हुई है। आगरा में वही काम चल रहा है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत थी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वही मेट्रो काम हो रहा है जो समाजवादी सरकार में था। बनारस में भी स्वीकृत किया था। मैं ये जानना चाहता हूं, समाजवादी सरकार में पूरा डीपीआर बन गया था मेट्रो का, वाराणसी का, आखिरकार इस सरकार ने काम क्यों नहीं पूरा किया? और ये मेट्रो में इसलिए बना रहे हैं, एक तो मॉडर्न और आज के समय के हिसाब से लोगों के लिए सुविधा है, एनवायरमेंट के लिए भी सुविधा है, लोगों को आराम से पहुंचने का मौका मिलता है। वो कह रहे हमने तो साथ साथ वो कह रहे हमने तो कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ जहां कहीं भी मेट्रो बनी है, हजारों नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, हजारों इंजीनियर्स को नौकरी मिली है। अगर आप लखनऊ का उदाहरण लेंगे, केवल मैं अभी कानपुर का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, नोएडा के उदाहरण नहीं दे रहा हूं। शिलान्यास भी हम करते हैं, उद्घाटन भी हम करते हैं। उन्होंने ये कानपुर मेट्रो के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। क्या वो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जिस समय मेट्रो का कानपुर का शिलान्यास हुआ था, उन्हीं के सांसद मुरली मनोज जोशी नहीं थे?
जो आज देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उस समय उस विभाग के मंत्री थे, वो मंच पे थे, मैं मंच पे था। उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी थे, कहती है आप पत्थर लगवाने का काम करते हैं, काम हम करने का काम करते हैं। समाजवादी, तो इसका मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा था तो उनके 2 लोग सदस्य थे वहां पर, जी, उनके सांसद और और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं वो थे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे वो। उन्होंने स्वीकृत की होगी, अगर फाइल को कोई देखेगा तो उन्हीं के समय पे जी। स्वीकृत की। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन मेट्रो के बनने से हजारों नौजवान जो इंजीनियर से उनको नौकरी मिली है। एचसीएल लखनऊ में आया, 6000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी डिग्री हासिल करने वाले कंप्यूटर इंजीनियर्स। मैं सरकार से जानना चाहता हूं उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया। जो सैमसंग का प्लांट जो समाजवादी सरकार में जिसको एक्सपेंशन दिया था वो तो लग के तैयार हो गया, वहां नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। इस सरकार ने जो वादे किए थे पर ऐसा अखिलेश नौकरी जी, और रोजगार के, वो क्यों नहीं दे रहे आप हैं? भी मुख्यमंत्री रहे और मायावती कहती थी मेरे कामों का फीता आप काट रहे हैं, आप कहते हैं आपके कामों का फीता योगी जी काट रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर क्रेडिट तो एक दूसरे को दिया नहीं जाता, सवाल ही खड़े करे जाते हैं। लेकिन आजकल तो आपके सपनों में भी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, बदल गए हैं अब आप क्या? देखिए, अभी तक तो बीजेपी के लोग हमारे प्रोजेक्टों का शिलान्यास कर रहे थे, जी। या उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने मायावती जी के भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार का सपना था। वो कहते सपना वो देखते हैं, पूरा हम कर लेते हैं, क्या पूरा नहीं करिएगा? करते हैं, आप नकल करते हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है। इस पर सरकार के अखिलेश पास जी, अगर विजन होता, सपना देखने में और उसको रियलिटी में उतारने में तो फर्क होगा ना। इस सरकार का विजन अगर होता, यही गोमती के किनारे हम बैठे हैं, जी, ये एग्जाम्पलरी काम हो रहा था कि शहर के अंदर गोमती साफ बहती और न जाने कितने गोमती के किनारे ठेले लगाने वाले और काम करने वालों को नौकरी रोजगार मिल रहा था, तमाम कारोबार चल रहे थे। इस सरकार ने उस काम को वैसे के वैसा ठप कर दिया। केवल गोमती का किनारे ठप नहीं किया, जी। वरना जो वाराणसी में नदी है उसको भी साफ करने का काम समाज सरकार में हुआ था, वो भी काम ठप कर दिया। आजकल आपको सपने बहुत आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भी आपके सपने में आए, कोई नया सपना आया आपको? जो आप सोच करके सोएंगे जी, अक्सर उसके सपने आपको आते हैं। जी। और सोने से पहले मैं एक बार रिवीजन करता हूं अपना। जो सोने से पहले एक बार रिवीजन करेगा या खुश होगा या दुखी होगा। मैं बहुत खुशी में सो जाता हूं और फिर सुबह उठ करके फिर काम करता हूं। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही होगी आजकल, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखते होंगे तो वो देखते होंगे कि बताओ हमें तो ऑक्सीजन देनी थी, हमने सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। लेकिन आप ऑक्स तो समझते हैं ना, किसको छोड़ा है ऑक्स? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारे लोग समझ नहीं पाए थे। अच्छा, एक ऑक्सीजन जब चाहिए थी तो ये ऑक्सीजन नहीं दे पाई, और ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इनके सपने में उन्होंने जो बोला, आजकल कुछ लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। भगवान भी कोसते होंगे कि जब सरकार में थे तो सबसे पहला दंगा उन्हीं की भूमि मथुरा में किया था। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर दंगों के मुकदमे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री पर खुद पे मुकदमे थे। उन्हें एनसीआरबी का डेटा दिखाइए कि आखिरकार दंगे उनकी सरकार में कितने हुए हैं। क्योंकि मैं कहूंगा तो बात नहीं स्वीकार करेंगे लोग, लेकिन एनसीआरबी का डेटा यह कहता है, क्या इनकी सरकार में दंगे नहीं हुए? क्या इनकी सरकार में फेक इनकाउंटर नहीं हो रहे? क्या इनकी सरकार में कस्टोडियल डेथ नहीं हो रही? ये वो सरकार है जो ठोकरा से चल रही है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर नोटिस किसी को दिए हैं तो यही सरकार है। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं पे बेटियां और बहनें हैं, माता हैं, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में। आपके सपने में तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी तो खुल के कह रही है कि अयोध्या हमने तैयार कर दी है, काशी हमने बना दी है और अब मथुरा की बारी है। आप क्या कह रहे हैं? ये मथुरा की बारी में आप साथ हैं? समाजवादी पार्टी संविधान और देश के कानून के साथ है जी। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को वोट के लिए उठाती है। आज हम उनसे ये जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में कितनी लाठी आपने नौजवान को मारी है? आप भी तो वोट के लिए कर रहे हैं। जो नौजवानों को लाठी मारी है, वोट के लिए नहीं कर रहे। क्या राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे? मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा? नहीं, मुझे, क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही। तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने का मिलता है
कि कभी ये यहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे। एक किसी व्यक्ति ने सपने में उनके आए, उन्होंने पत्र लिख दिया और उसके लिए टिकट मांगी गई। ये शुरुआत बीजेपी ने की थी। अगर भगवान किसी के सपनों में आ रहे थे तो बीजेपी ने शुरू किया। तो ऐसे तो हर एक के सपनों में कोई ना कोई आता है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को कोई टिकट नहीं दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अच्छा, ये और इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। पर आपको लगता है योगी आदित्यनाथ को टिकट का खतरा है? आप टिकट मांग रहे हैं तभी तो पत्र लिखाए रहे हैं। खबर तो है वो ये अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या गोरखपुर से लड़ सकते हैं। तो दो ना, लेकिन बीजेपी कहां टिकट देगी उनको? पर बीजेपी तो देगी टिकट वो नहीं ले सकते, उन्हें बीजेपी से टिकट मांगनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए, उन्हें टिकट मांगनी पड़ेगी बीजेपी से, और वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। बीजेपी के तमाम सीनियर लोग दुखी हैं उनसे, परेशान है कि किसको उनके ऊपर बैठा दिया, जिस उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया। अच्छा, आप कहां से लड़ने जा रहे हैं चुनाव? मैं पार्टी पे छोड़ता हूं। पार्टी तो आपकी भी तो पार्टी फैसला कर रही है। नहीं, लेकिन तो उनकी भी पार्टी नहीं मांग रहा मैं जी। मैं टिकट नहीं मांग रहा, मैं पार्टी पे छोड़ रहा हूं कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है। उनका मत अगर होगा कि मैं चुनाव लड़ूं या चुनाव लड़ाऊं। लेकिन आपका मन क्या है? सवाल यह है, आपका मन क्या है? मेरा मन नहीं है कुछ भी। जो पार्टी फैसला करेगी वो मैं स्वीकार करूंगा। पार्टी तो आप ही है, अपने आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ही सब कुछ है अपनी लेकिन पार्टी फिर भी क्योंकि ये चुनाव आप ही को फैसला लेना, आपको आपके लिए फैसला लेना है। ये बड़ा चुनाव है जी, और देश का चुनाव होने जा रहा है। आपने देखा कि जैसे ही बीजेपी को हार सताई, पूरे देश के नेता यहां आने लगे, दिल्ली के नेता आने लगे। समाजवादी पार्टी का एक विजय रथ चला, जनता का जो समर्थन देखा भारतीय जनता पार्टी ने, 6 रथ चलाए। एक रथ भारी था 6 रथ पर। ये जनता का समर्थन देख करके 6 रथ चले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता उत्तर प्रदेश की तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि बीजेपी कह रही है कि अब क्योंकि वोटों 2014 में, 2017 में समाजवादी पार्टी को हार देखनी पड़ी, 2019 में भी हार देखनी पड़ी, अब इसको हिंदू वोट बैंक याद आने लगा है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे, आप कुंभ में तब तो नहीं गए थे, लेकिन 2019 में गए आप, तो बदलाव तो आप में भी आया कुछ। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय कुंभ का आयोजन हुआ था, कम पैसों में हुआ था, और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने अप्रिशिएट किया था और पूरी स्टडी कर करके एक किताब बनाई थी कि किस तरीके से एक सिटी क्रिएट होती है और किस तरीके से एक सिटी को डिसमेंटल कर दिया जाता है। कुंभ के समय पे भी मैं गया, साधु संतों से व्यक्तिगत मिला। आपने स्नान नहीं किया था उसमें? साधु संतों से मैं मिला और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। अब कपड़े पहन के तो मैं स्नान नहीं कर सकता। मैंने जब भी स्नान लिया तो कपड़े उतार करके स्नान लिया। पर 2019 में तो आपने स्नान किया था। 2019 में तो स्नान किया था आपने। मैंने कई बार स्नान लिया। आप नहीं जानते, मैं कई बार गंगा में स्नान कर चुका हूं और संगम में भी कई बार स्नान कर चुका हूं जी। ये जरूरी नहीं है कि टीवी का कैमरा जाए तभी मैं स्नान करूं। कुछ लोग ऐसे हैं जब तक कैमरा नहीं जाएगा तब तक स्नान नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। मैं किसी पे निशाना नहीं जानता। हमारे तो मुख्यमंत्री जी स्नान ही करना नहीं जानते हैं। उनका वीडियो निकालिए, कैसे स्नान कर रहे थे वो गंगा में। जब कुंभ में गए थे तो कैसे स्नान कर रहे थे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है क्या मां गंगा की सफाई हुई, क्या मां गंगा साफ हो गई, क्या यमुना नदी साफ हो गई जो गंगा में जुड़ती हैं, क्या गोमती नदी साफ है जो गंगा में जुड़ती है, क्या काली नदी साफ हो गई, क्या हिंडन नदी साफ हो गई। सवाल ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश की सभी नदियां हम साफ करेंगे और मां गंगा को साफ करेंगे। आज बताएं कि मां गंगा कितनी साफ हो गई। आपने छोटे दलों को साथ ले लिया। आपने, आपके चाचा शिवपाल यादव भी आपके साथ आ गए हैं। वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या आपके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम किया है और क्षेत्रीय दल अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अगला सवाल मेरा यह है, क्योंकि आपने काफी बोला कि हमने काफी काम किए, क्रेडिट बीजेपी लेने आ जाती है। बीजेपी कहती है कि आप क्रेडिट जीवी हैं। मैं प्रधानमंत्री को कोट करता हूं, उन्होंने बोला कि जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा और कहेगा मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू करी थी। आप क्रेडिट लेना चाहते हैं? क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, उनको सच्चाई बताना चाहता हूं कि जिस प्रोजेक्ट पे आप हाथ लगा रहे हैं ये समाजवादियों की देन है। अगर समाजवादियों ने नहीं शुरू किया होता तो शायद आप उद्घाटन न कर पाते, शिलान्यास न कर पाते। उदाहरण के लिए जी जी, कानपुर की मेट्रो
क्या समाजवादी पार्टी की शुरुआत नहीं की? समाजवादियों ने अगर शुरू नहीं की होती, क्या मेट्रो बन जाती? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम गोरखपुर में मेट्रो बना देंगे। अब तो विदाई तय है, 10 तारीख को जा रहे हैं। सुनने में उन्होंने टिकट भी बुक कर लिया अभी से ही। तो अगर जो टिकट बुक कर रहे हैं तो मेट्रो में कहां बैठेंगे गोरखपुर में? उन्होंने पहला वादा किया था कि वो मेट्रो बना देंगे गोरखपुर में। आज 4.5 साल पूरे हो गए, क्या मेट्रो बन गई उनकी? लेकिन आप कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, बीजेपी कहती है मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट तैयार हो गए हैं, हमने तो विकास की बयार लगा दी है, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो गया है। अब देखिए काशी विश्वनाथ धाम कितना शानदार बना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक विज्ञापन झूठा है, इनके विकास के विज्ञापन झूठे हैं। हम लोगों ने काशी विश्वनाथ तो दिख रहा है, उत्तर प्रदेश ने देखा है जी। जब इन्हें फ्लाईओवर दिखाना था तो इन्होंने कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाया। जब इन्हें विज्ञापन में फैक्ट्री दिखानी थी, अमेरिका के कारखाने दिखाए। जिस समय जेवर का एयरपोर्ट का शिलान्यास करना था, वो तस्वीर चीन की दिखाई। डैम का जब उद्घाटन हुआ तो दक्षिण भारत का डैम दिखाया। इन्होंने तो विज्ञापन भी झूठे दिए हैं। कैसी सरकार है जो विज्ञापन झूठे देती हो? इनके विकास की तस्वीर झूठी है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं और क्योंकि आप इस देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसने आपको अपनी राजनीति को बदलने पे मजबूर कर दिया है कुछ हद तक। भारतीय जनता दिल से जवाब दीजिएगा अखिलेश जी। नहीं, मैं बिल्कुल दिल से दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठ बोला और उसका उदाहरण है उनका संकल्प पत्र। आप कोई पन्ना इस पर पलट करके देख लीजिए, कुछ भी पूरा नहीं किया होगा। जनता को लगा कि ये काम पूरा करेंगे, नौजवानों को लगा कि उन्हें नौकरी और रोजगार मिलेगा, लेकिन जिस तरह की सरकार बनी है उसमें कहां नौकरी रोजगार है? अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही थी, डबल इंजन की सरकार फेल थी, तो 2017 में ये जीत गए, आपने बोला 2019 में कैसे जीत गए? जनता ने, आप और बसपा मिल गए। इनका जो झूठा प्रचार था उसका मुकाबला समाजवादी लोग नहीं कर पाए, लेकिन इधर 4.5 साल में इनके झूठे प्रचार के साथ लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है। देखिए झूठ कैसे पकड़ा गया इनका, हम बताते हैं, उदाहरण देते हैं आपको। अखिलेश एक उदाहरण दे दूं झूठ। अच्छा, आप बोलिए प्लीज कैरी ऑन। मैं ये कह रहा था कि अखिलेश जी की इस बार आपको क्यों भरोसा है कि इस बार इनका झूठ, इस बार इनका झूठ वाला जो कैंपेन है वो नहीं चल पाएगा? इस बार आपको क्यों भरोसा है ऐसा? समय बड़ा बलवान होता है जी, और समय इनका साथ नहीं दे रहा। उदाहरण, इन्होंने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने, कि समाजवादी इत्र बनाने वाले के घर पे छापा मारा जाए, और ये रणनीति कहां बनी होगी ये मैं नहीं कह सकता हूं। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, और मुझे जो जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वो सरकार में ऊंचे पद पे बैठे हैं, वो अधिकारी, यहां से सूचना उन्होंने दिल्ली दी, दिल्ली में रणनीति बनी, उत्तर प्रदेश से सहमति हुई, उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र जिसने बनाया उस व्यापारी पर हम छापा मारेंगे इनकम टैक्स का। और देखिए समय कैसा हमारा साथ दिया, इनका डिजिटल इंडिया फेल हो गया। जिस व्यक्ति के यहां इन्होंने छापा मारा वो उन्हीं का व्यक्ति था, वो इत्र बनाने वाला नहीं था। एक बात, जिसके यहां 200 करोड़ रुपए निकला, जिसके कहते हैं, आज भी कह रहे हैं सरकार के लोग, और दिल्ली से जो आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक तस्वीर हमारी पोस्ट करते हैं, वो कहते हैं ये पीयूष जैन वही है जो, यस वही, उनको तो करोड़ों का पैकेज मिला होगा। क्या आदमी थे? मैंने उनका पूरा पता किया, कुछ भी नहीं थे वो, और क्या बन गए वो तो वैसे पेशे से इंजीनियर है। अरे पेशे से इंजीनियर, मैंने उनके क्लासमेट से पूछा है वो क्या थे। बिना होमवर्क के मैं ये बात नहीं कहता हूं जी, अगर होमवर्क मेरा सही है तो मैं जानता हूं कि वो क्या थे। और सोचिए क्या झूठ फैलाया उन्होंने, हमारी तस्वीर लगा दी ग्रासे, और तस्वीर में लगाया कि ये पुष्पराज जैन के साथ वही व्यक्ति है जिसके यहां छापा पड़ा था। मुझे ये बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे आदमी को अपनी पार्टी में रखे कि नहीं रखे? अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी का आदमी था, लेकिन जब रेड पड़ी तो आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोला बीजेपी घबरा गई है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को सबको इन्होंने यहां पे भेज दिया है। या तो तब आपने सही बोला था, या अब आप सही बोल रहे हैं? देखिए देश के, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता हूं, चुनाव में जा रहा हूं, सबसे दुश्मनी ठीक नहीं है जी, एक आध दोस्त रहे तो ठीक है जी।
मैं ये जानना चाहता हूं, मैं जब सुबह उठ के आया, जब सबसे पहले मैंने हिंदी का अमर उजाला अखबार उठाया और अमर उजाला के फ्रंट में मैंने देखा कि इत्र व्यापारी के घर पर छापा पड़ा। वो वही इत्र व्यापारी है जो समाजवादी पार्टी का इत्र बनाया था, जिसने समाजवादी इत्र बनाया था। मैंने उसके बाद छानबीन की और 11:30 और 12 बजे के बाद मैंने पार्टी की तरफ से कहा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति आप समझ रहे हैं, ये व्यक्ति दूसरा है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन तब तक देश के सभी चैनल ये कह चुके थे कि समाजवादी इत्र जिसने बनाया था, जो समाजवादी पार्टी के करीब है, उस व्यक्ति के यहां छापा पड़ा है। उस समय मुझे कहना पड़ा। आप कह रहे हैं ना बीजेपी का आदमी, मैं कह रहा हूं बीजेपी का आदमी है। बीजेपी अपने आदमी पे अगर छापा डलवा रही है, अगर इनकम टैक्स डाल रहा है छापा, फिर इसका मतलब इनकम टैक्स तो निष्पक्ष है। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा जी। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, ये डिजिटल इंडिया की गलती थी। वो क्यों थी? कि दोनों का नाम मिस्टर पी जैन है, दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं, दोनों एक शहर के हैं, दोनों का कारोबार एक है, दोनों के हर शहर में घर है, कानपुर में, मुंबई में, दोनों एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो कंप्यूटर से नाम पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन निकल आया। आईटी कंपनी इनकम टैक्स के लोगों को जाना था कन्नौज पुष्पराज जैन के यहाँ और चले गए वो पीयूष जैन के यहाँ। देखिए आपके पास तो काफी जानकारी है, लेकिन एक सवाल मेरा, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि भर भर के नोट मिले हैं, रैली में बोला भर भर के नोट मिले हैं, अब उसका क्रेडिट कौन लेगा? आप कहते हैं कि उसका क्रेडिट अब आपका नहीं है, उसका क्रेडिट भाजपा का है, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, देश के सभी लोगों ने ये झूठा प्रचार किया जी, और उस केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, होम मिनिस्टर, देश के वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आज भी कहते हैं, तमाम चैनल, तमाम अखबार, मैंने एक अखबार का नाम लिया आपको कि उसके फ्रंट पेज पे छपा, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। क्या उस अखबार ने खबर छाप दी? उस अखबार ने माफी क्यों नहीं मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत नाम छाप दिया समाजवादी पार्टी से? क्यों उस अखबार ने माफी नहीं मांगी? जी, उस अखबार को माफी मांगनी चाहिए थी। क्यों अखबार ने माफी नहीं मांगी? जी, और क्योंकि अखबार ने माफी नहीं मांगी, इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि जो अखबार में छपा है वो सही छपा होगा। चलिए, एक आप बड़ी स्ट्रैटेजिकली, मैं जो नोट कर रहा हूं, आप बड़ी स्ट्रैटेजिकली योगी आदित्यनाथ पे हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर हमले से बच रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, दिख रही है आपकी स्ट्रैटेजी? उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है जी कि यहां पर सरकार बदले। यहां के जो मुखिया थे उन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, सवाल उनका नहीं है जी, सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, और जो बचाने वाले आ रहे हैं वो भी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि आपने बचाने की बात करी, प्रधानमंत्री की बात हुई, हाल ही में एक बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की एक सिक्योरिटी में बड़ा लैप्स हुआ है पंजाब के अंदर, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने अपनी बात रखी थी और मैंने यही कहा कि प्रधानमंत्री जी को वहां जाना चाहिए था, किसानों को रोकने नहीं देना चाहिए था। कम से कम प्रधानमंत्री जी खाली कुर्सी तो देखते, और खाली कुर्सी देखते तो वो कम से कम ये बताते देश को कि 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और 3 काले कानून क्यों वापस हुए, और कम से कम जो 700 किसान शहीद हुए उनके बारे में और श्रद्धांजलि जरूर देते। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को थोड़ा लाइटली लिया गया, और पाकिस्तान का बॉर्डर 10 किलोमीटर दूर था, जैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला, मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता है, फॉर्मर आईएनबी मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर फ्लाईओवर पे थे, 10 किलोमीटर बॉर्डर दूर था, एम्बुश लगा के उनको टारगेट किया जा सकता था। मतलब क्या आपको लगता नहीं है बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है? आप खुद एक मुख्यमंत्री रहे हैं, फॉर्मर सीएम है आप, व्हाट यू हैव टू से? नहीं, देखिए, सिक्योरिटी से किसी को खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। और प्रधानमंत्री जो पद है उस पर सिक्योरिटी वैसे ही पर्याप्त होती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री थे तो कम से कम उस सभा में जरूर जाना चाहिए था जहां खाली कुर्सी थी। मैं तो किसानों से कहूंगा कि अगली बार खाली कुर्सी हो तो प्रधानमंत्री को रोके नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि कुर्सी खाली थी, और फिर सिक्योरिटी की जहां बात है जी, तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि औरों की सिक्योरिटी नहीं हो सकती। कितने लोगों की सिक्योरिटी हटाई भारतीय जनता पार्टी ने? क्यों हटाई सिक्योरिटी लोगों की? क्या उनके पास जवाब है इसका? लेकिन क्या आपको लगता है ये सीरियस लैप्स हुआ है और कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार को? क्या बीजेपी लोगों की सिक्योरिटी नहीं हटाती? पर प्रधानमंत्री की और लोगों में तो फर्क है ना? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पर्याप्त है। मैं तो निवेदन करूंगा किसानों से कि जब कभी खाली कुर्सियों प्रधानमंत्री को ना रोकें। अब देखिए 20 मिनट वो फ्लाईओवर पे
खड़े रहे और जहां पर सामान्य सब लोग जा रहे थे। इसका मतलब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लोग लगे वो भी नाकाम है, उनको पता ही नहीं था कि आगे क्या है। आप पंजाब सरकार पे क्या कहना चाहते हैं? पंजाब में हमारी राजनीतिक कोई दल नहीं है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन पर मैं ये कहूंगा कांग्रेस की पंजाब के सरकार किसान भाइयों से जी। कि अगली बार खाली कुर्सी हो तो प्रधानमंत्री जी को आप रोके कांग्रेस नहीं, की सरकार पे कुछ कहने से बच रहे हैं। उनको कम से कम भाषण देने का मौका दें। आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पे कांग्रेस पर कुछ टिप्पणी करने से मैं बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं ये 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और क्यों वापस ले लिए उन्होंने? चलिए, और क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सिक्योरिटी नहीं हटाई? क्या माफियाओं की सिक्योरिटी नहीं है उत्तर प्रदेश में? और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने माफियाओं को क्यों खुली छूट दे रखी है? क्या माफिया क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? क्या पूरे देश ने नहीं देखा माफिया क्रिकेट खेल रहे थे? और माफियाओं पे सिक्योरिटी बताएं कि मिर्जापुर का माफिया कौन है, चंदौली का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है, भदोई का माफिया कौन है, जौनपुर का माफिया कौन है? और आज कम से कम जब सरकार की विदाई होने जा रही है तो उत्तर प्रदेश से 10 माफिया कौन है? विदाई आपने बोला तो विदाई से मुझे याद आया, आपने बनारस जब प्रधानमंत्री थे और आपने बोला कि अंतिम समय में बनारस जाते हैं, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। आज आप उस पर कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? वो मैंने कहा था कि सरकार का आखिरी वक्त है, इसलिए कहा मैंने। सरकार का मतलब था मेरा किसी व्यक्ति से मतलब नहीं था। पर बीजेपी ने पकड़ लिया उसको अच्छे से। बीजेपी है ही ऐसी झूठ बोलने वाली पार्टी। और जिन्ना पे भी आप बोल गए। बीजेपी कहते हैं कि हम तो गन्ने की बात करते हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं। देखिए, गन्ने का तो ये भुगतान कभी नहीं करेंगे। आज भी किसानों का गन्ना बकाया है, पैसा बकाया है किसानों का, और महंगी बिजली दी है। ये पहले ही फेज पर किसान, जो पहले चरण का चुनाव है, किसान अपने मान सम्मान के लिए वोट डालेगा और भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण में सफाया करेगा। क्या आपको लगता है गन्ने का भुगतान नहीं हुआ? क्या आपको लगता नहीं है जिन्ना का नाम लेना आवश्यक नहीं था? भारतीय महापुरुषों के साथ जिन्ना को खड़ा कर देना, जिसने देश का विभाजन करवाया, वो जिन्ना की जो भारत के लिए एक विलेन है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता के कहे हुए बात को, और उन्हीं के नेता ने जो किताब लिखी वो जरूर पढ़नी चाहिए। जी, चलिए, योगी आदित्यनाथ ने इस पर बोला कि जो लोग जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं वही लोग तालिबान का भी समर्थन करते हैं। योगी जी ने ये बोला। अब हमारे बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, वो जाएं गोरखपुर में, जो कहना चाहें वो कहें बैठकर। चलिए, अब मैं आपको एक बाइट भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। ओवैसी साहब आपसे काफी नाराज रहते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है मैं सुना देता हूं। आइए वो बाइट को प्ले करते हैं। आजत ओवैसी की। मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की ओर की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। तो इनकी नाराजगी की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुनः समाजवादी सरकार बनाने जा रही है, बस यही नाराजगी है। ओवैसी कहते हैं कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहते आप। समाजवादी पार्टी ने, और जब भी समाजवादी सरकार बनी है, मुसलमान भाइयों के लिए जितना काम कर सकती थी उतना काम किया है, और आने वाले समय में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि ओवैसी को भी हक है चुनाव लड़ने का, क्योंकि लोकतंत्र है जैसा, लेकिन ओवैसी की एंट्री से आप और बहुजन समाज पार्टी परेशान है? आपको लगता है कि एक विशेष तबके का, खासतौर पर मुस्लिम तबके का वोट कट सकता है उनके आने से? अब वो बात खत्म हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख लिया है, इसलिए जनता का समर्थन लेकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और दल क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम विचार नहीं कर रहे। गठबंधन हो सकता है ओवैसी से आगे जाकर? अब गठबंधन का समय खत्म हो गया जी, क्योंकि चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 14 तारीख के बाद नॉमिनेशन होना शुरू हो जाएंगे। अब समय नहीं बचा है, और इधर चुनाव आयोग के जो नियम बने हैं उसमें रैलियां भी नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को तय करने में व्यस्त हैं। जी, आपने पूर्वांचल को साधने के लिए राजभर को साथ लिया है, पश्चिम में जयंत चौधरी को साथ लिया है। 2019 में जो फॉर्मूला आपने अपनाया था, आपको लगता है वो फॉर्मूला फेल हो गया, इसलिए छोटे दलों को साथ लेकर आए हैं आप? देखिए, बड़े दलों के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा, इसलिए क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। प्रियंका वाड्रा भी काफी जोर लगा रही है,
और अगर कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है उत्तर प्रदेश का, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के साथ साथ विकास चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली की योजनाएं बने, किसान का भला हो, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले। जो पढ़ाई चौपट हो गई है, जो बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, बर्बाद कर दी इस सरकार ने पढ़ाई, वो पढ़ाई अच्छी हो। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप हो गई हैं, आज कहीं इलाज नहीं हो पा रहा, दवाई नहीं मिल पा रही है, और अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो जो इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा इलाज। जी चलिए, अब आपने लाल टोपी डाली हुई है तो सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा, ये लाल टोपी से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के सदन में प्रधानमंत्री ने बोला ये जो लाल टोपी वाले हैं ये रेड अलर्ट है, ये उनके योगी जी भी बोलते हैं। ये उन्हीं के लिए रेड अलर्ट है, वो समझ गए, ये अच्छा रहा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का प्रयास यह है, बीजेपी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर में हमने सबसे बढ़िया काम किया है और समाजवादी पार्टी को वो गुंडा राज बताती है? समाजवादी सरकार जिस समय थी, पुलिस को क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस दें जिससे पुलिस कामकाज अच्छा करे, तो सबसे बड़ी समस्या पुलिस के पास ये थी कि उनके पास संसाधन नहीं था। अगर कहीं उन्हें जाना है दबिश में, पुलिस को कहीं मौके पर पहुंचना है, तो उनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ी नहीं थी। सबसे पहले समाजवादी सरकार ने रिस्पांस सिस्टम दिया, जो डायल 100 है। मैं ये कह सकता हूं कि देश का सबसे बेहतर डायल 100 रिस्पांस सिस्टम दिया। इसी तरह पुलिस एक जगह बैठ करके काम कर सके, वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर दिया। कितने प्रमोशन देने थे, प्रमोशन दिए। पुलिस को जो मदद कर सकते थे सरकार ने मदद की उस समय समाजवादियों ने। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस से काम लिया है जी, पुलिस को कबाड़ा कर दिया इन्होंने। आप कह रहे पुलिस को कबाड़ा कर दिया, पुलिस सिस्टम से काम नहीं कर रही। आप किसी भी पुलिस से पूछिएगा, किसी विभाग से पूछिएगा, क्या डायल 100 सबसे अच्छी सहूलियत थी पुलिस के लिए कि नहीं थी? जी, ये बीजेपी ने आरोप लगाया कि सपा और बसपा की सरकार में नोएडा में 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो अभी तक सोते रहे बीजेपी वाले? अगर इतना बड़ा घोटाला हो गया तो क्या सोते रहे? ये जो रिपोर्ट्स ला रहे हैं, ये जानबूझ करके रिपोर्ट ला रहे हैं। और 2G में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, याद कीजिए आप। 2G में कितना बड़ा बताया था घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने, किसी को याद है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा 2G में इतना बड़ा घोटाला हो गया। फिर क्या हुआ उसके बाद? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं जो घोटाला करते हैं, पता ही नहीं लगता। अच्छा, एक माफिया को लेकर आप कहते हैं कि ये ठोको तंत्र की सरकार है, बीजेपी कहती है कि हम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अमित शाह भी कहते हैं कि योगी जो है वो बाहुबली नहीं है, वो बजरंग बली को याद करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के प्रचार कर रही है। कानून व्यवस्था का अगर आंकड़ा देखना है, एनसीआरबी के आंकड़े निकालिए। अगर वो आंकड़े हैं तो वो बता रहे हैं कि क्या हो गया है। मैं इनसे जानना चाहता हूं, हाथरस की बेटी जैसी घटना दुनिया में कहीं हुई हो तो बता देंगे। हाथरस की बेटी के साथ जो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या दुनिया में किसी बहन या बेटी के साथ ऐसा हुआ होगा? क्या वो लोग भूल गए होंगे बुलंदशहर का सुबोध इंस्पेक्टर जिसको मारा था? जी, क्या उसके परिवार को न्याय मिल गया? क्या जो कस्टोडियल डेथ हुई है, क्या पुलिस नहीं जेल जा रही है? आप कानपुर की घटना कैसे भूल जाएंगे? जो कानपुर का व्यापारी था, गोरखपुर गया, क्या उसकी हत्या हुई नहीं हुई? आज तो पर वो कार्रवाई भी हुई उसके बाद? क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई करी पुलिस जो वसूल रही थी पैसा वहां पर। कितना समय लगा, डीएमएसपी गए और उसके परिवार को धमका रहे थे कि एफआईआर न लिखाइए। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ये हो रहा था। जब विपक्ष ने दबाव बनाया और उसके परिवार के लोग खड़े हो गए, तब जाकर के थोड़ा बहुत न्याय मिला उस परिवार को। क्या सुबोध इंस्पेक्टर की हत्या हुई? क्या हुआ उन लोगों का? अच्छा, एक बात बताइए, अमित शाह क्या हुआ? क्या जवाब है इनके पास? गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि अगर सपा की सरकार आ गई तो ये राम मंदिर को रुकवा देगी, राम मंदिर के काम को रुकवा देगी। मैं क्या जवाब दूं ऐसे लोगों का? मंदिर निर्माण जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो मंदिर निर्माण कोई भी नहीं रोक सकता। अगर बीजेपी भी चाहे तो बीजेपी नहीं रोक सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। वो कहते हैं आप रोड़ा डालने की कोशिश करेंगे अगर आएंगे तो। समाजवादी लोग वो लोग हैं जो कम समय में काम पूरा करते हैं। एक्सप्रेसवे बनाना था, 22 महीने में बना के दिखा दिया। लखनऊ की मेट्रो बनी थी, रिकॉर्ड टाइम में मेट्रो बनी। चलिए, अगर समाजवादी लोग होते तो रिकॉर्ड टाइम में बनाते। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बना रहे हैं, और वहां केवल घोटाला करना चाहते हैं
क्या रजिस्ट्रियां बताएंगे कि कितने लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रियां की वहां पर? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि किन अधिकारियों ने रजिस्ट्री ली है, की है वहां पर? चलिए अब आपको एक और मैं बाइट सुना देता हूं, जिनका जिक्र आपने इस मंच पे सबसे ज्यादा किया, योगी आदित्यनाथ, उनकी मैं बाइट सुना देता हूं। उन्होंने आपके बारे में क्या कहा था, फिर आपका मैं रिएक्शन लूंगा और उसके बाद मैं आपको 3 तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, बड़ा दिलचस्प होने वाला है अगला राउंड जो है। चलिए वो बाइट प्ले करते हैं। अखिलेश जी को योगी जी, जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे, तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहां फुर्सत है? अखिलेश जी, वो कहते हैं कि आप 12 बजे सो के उठते हैं, मित्र मंडली के पास चले जाते हैं, आपका जवाब क्या है? आपसे मैं आज उनका इंटरव्यू होने के बाद कॉल करूंगा जी। उनका कोई ऐसा नंबर दे दीजिए जो मैं डायरेक्ट मिलाऊं उन्हें, तो कम से कम मैं उन्हें उठा के बताऊंगा कि मैं कितने बजे उठता हूं। दूसरी बात, वैसे कितने बजे उठते हैं आप? अगर नहीं, सवाल उठने का नहीं है जी, मेरे जितने लोग हैं जो शुरू से बचपन से मुझे जानते होंगे, वो जानते होंगे कि मैं कितने बजे उठ जाता हूं। मुझे नहीं बताना कि मैं कितने बजे उठता वो तो हूं। आपकी पूरी मुझे दिनचर्या सफाई बता रहे नहीं है, क्योंकि बाबा खुद सोते हैं। आपने देखा नहीं कि एकांत में जा रहे हैं, एकांत में क्या कर रहे हैं? सो जाते हैं जाकर के। वो कहते हैं मैं 4 बजे उठता हूँ, पूजा नहीं पाठ नहीं करता नहीं हूं। नहीं नहीं, मुझे याद है, मुझे अधिकारियों ने बताया कि वो एकांत के लिए 2 घंटे के लिए जाते हैं, तो सो तो जाते ध्यान हैं लगाने जाके। के लिए जा सकते हैं, ध्यान सोते हैं लगाने के जाके। वो एक योगी है तो ध्यान लगाते और होंगे। देखिए, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री में कोई मित्र ही नहीं है। वो हमारे लिए कह रहे हैं कि मित्र मंडली, अरे मित्र होना तो अच्छी बात होती है। हमें दुख है कि बाबा योगी जी पे कोई मित्र ही नहीं है। और कौन मान लेगा इनकी बात? आज के समय पे 12 बजे कौन सो लेगा? कैसे मुख्यमंत्री हैं बताओ? क्या दुनिया को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं? अच्छा, कितने बजे उठते हैं आप? मेरे करीब के लोग या जितने लोग हैं वो जानते हैं मैं कितने बजे उठ जाता हूं। वो तो कह रहे 5 बजे उठते हैं सुबह। आपने एक इंटरव्यू में बोला था आप 4 बजे उठते हैं, 3:30 उठते हैं शायद। नहीं, वो तो इसलिए था कि कोई बता रहा था कि ये मुख्यमंत्री जी इतने बजे उठ जाते हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे पहले उठ जाता हूं। तो सच्चाई इसीलिए तो बताइए, मैं उठते चाहता हूं, कितने बजे? मैं कल से काम इसको इतना करूंगा, suspense क्यों रखा हुआ है? चुनाव तक जी। मैं मुख्यमंत्री आवास को फोन करके जगा दिया करूं कि मैं जग गया हूं। कल से सुबह फोन करूंगा, और वैसे भी मुझे बहुत दूर नहीं है, मैं आपकी जानकारी दे, मैं खड़ा होकर के भी चिल्ला दूंगा कि मैं जग गया हूं, तो वो जान जाएंगे। तो समय आप अभी किसी को बताएंगे नहीं कितने बजे और उठते हैं, नहीं उसको गोपनीय मानते, रखना और चाहते मैं हैं। बता दूं, अगर उनको टहलने की आदत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता टहलने की आदत होगी। कोई अगर वो योगा टहल- वगैरह करते होंगे, ध्यान लगाते क्या होंगे। योगा करते होंगे? नहीं योगा करते वो। जब योगी नहीं तो योगा क्या करेंगे? पर वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, ऐसी जानकारी है। योगी वो है जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे। क्या हमारे मुख्यमंत्री दुख समझते हैं? एक नौजवान आया होगा अगर अपने हक के लिए यहां लाठी खाएं, 69,000 वाले मैंने बच्चों को देखा है, कितनी बार अपमानित होकर के लाठी खा कर गए, कितनी बार नौजवान यहीं पर आकर के धरना दिए, लाठी खा करके गए। कई हमारी बहनें न्याय के लिए, अपनी एफआईआर लिखाने के लिए, आत्मदाह तक करने के लिए यहां मुख्यमंत्री आवास नहीं। क्या दुख समझते हैं लोगों का ये? अगली एक और राउंड है, उसमें तस्वीरें कुछ दिखाएंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप उस पर अपनी राय जरूर रखें। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर बिग पिक्चर पे कौन सी आती है, बिग स्क्रीन पे कौन सी आती है, आइए देख लेते हैं। इस तस्वीर पर क्या कहना चाहते हैं आप? उस समय साथ थे, अब साथ नहीं है। अभी तो ये भी देश में नहीं है, अच्छी बात है, बाहर जाते हैं घूमने। तो इनको बाहर ही रहना चाहिए। देखिए, ये बुरा नहीं है। जी, जब आप दुनिया का सब पर सामान ममता यहाँ जी मंगा ने ले तो रहे हो, बोल दिया कम कि से ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। ममता जी ने बोल दिया, तो आप तो उनको दीदी मानते देखिए, हैं। बाहर जाने का, बाहर से सीख के आने का, सीख के आना चाहिए। अगर मैं दुनिया से बाहर न जाता तो शायद मैं रिवर फ्रंट नहीं बना पाता, क्योंकि मैंने दुनिया के अच्छी से अच्छी जगह देखे कि रिवर फ्रंट कैसे हैं, तो मैं सीख तो सका। आपकी बात हुई राहुल जी समझ से? सका, तो मैंने रिवर फ्रंट बनाया। आपकी नए साल पे बात हुई राहुल जी से? नहीं, मेरी बात नहीं हुई नए साल पे। नहीं हुई। चलिए अगली तस्वीर दिखा देता हूं। अगली तस्वीर भी मैं दिखा देता हूं। और अगली तस्वीर कौन सी आती है, आइए देखते हैं।
इस पर क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी? ये आशीर्वाद दें इस बार। इस इनका आशीर्वाद चाहिए। कि पिछली बार पूरा सहयोग किया मैंने, तो इस बार आप चाहते हैं कि आपको सहयोग मिल जाए। समाजवादियों ने जितना सहयोग हो सकता है सहयोग समाजवादियों ने किया, और इस बार मैं अपील करता हूं कि अंबेडकरवादी और समाजवादी मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का तो गठबंधन ही क्यों नहीं? अगर आशीर्वाद चाहिए था तो गठबंधन ही कर लेते आप इनसे। वो गठबंधन था, वो गठबंधन टूट गया। चलिए अब एक और तस्वीर आएगी। ये इस चुनाव के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर बन गई है, वो है इत्र और आप। क्या कहना चाहते हैं? कम से कम हमारे पास वो लोग हैं जो इत्र बना रहे हैं, जो कम से कम खुशबू देने वाले लोग हैं, जो भाईचारे की खुशबू है। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास तो ऐसे भी इत्र नहीं है, ये बदबू वाले लोग हैं, दुर्गंध इनकी। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का इत्र आपने छिड़का हुआ है नफरत पूरे प्रदेश में। नफरत फैलाने वाले लोग हैं जी, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इनको इत्र नहीं पसंद है, इन्हें इत्र पसंद नहीं है, इनको इत्र पसंद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ये भ्रष्टाचार का इत्र है। इनसे ज्यादा बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। चलिए आखिरी सवाल, ये आपका जो इंटरव्यू है ये इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद पहली बार हो रहा है, तो ये सवाल जरूर मैं आपसे पूछूंगा और इस सवाल को मैं रिविजिट भी करूंगा जब 4 राउंड हो जाएंगे इस चुनाव को, तब भी मैं आपके साथ एक साक्षात्कार करूंगा, उसको जरूर रिविजिट करूंगा। अखिलेश जी, कितने दूर और कितने पास, इस सेशन का नाम ये है, आप साइकिल चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, और कितने दूर है और कितने पास है, क्या नंबर है, फाइनल नंबर? अखिलेश यादव जी। मैंने पहले दिन से कहा और फिर कह रहा हूं मैं जी, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जी, कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ जितने गठबंधन है मिलकर के 400 सीटें भी जीत जाएं। 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें, और इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो बीजेपी के लिए आप 25 छोड़ रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए? 3 सीटें बीजेपी की आएंगी विपक्ष के लिए। विपक्ष के लिए। अब विपक्ष तय कर ले कितनी चाहिए उनको। भाई पे कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जिसमें आपकी जो 400 आ रही है? आप देखिए ना, इनके विधायक कूटे जा रहे हैं, इनके सांसद कूटे जा रहे हैं, लेकिन आपने इनके सांसद घर में गांव में नहीं घुस पा रहे। क्या हमने नहीं सुना वो गवर्नर साहब ने क्या कहा कि गांव में नहीं घुस सकते बीजेपी के लोग? इसीलिए मैंने कहा पहले चरण का चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव है, उनके गन्ने के भुगतान का चुनाव है। लेकिन जो महंगा बिल दिया, आज बीजेपी ने बिल क्यों महंगा सस्ता कर दिया? आप ये मंच पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपके सांसद एसटी हसन कहते हैं कि इस बार कौम का वोट बंटना नहीं चाहिए। सवाल एसटी हसन बर्ग साहब का नहीं है, पर वो बोलते हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। आज ये बिजली का बिल क्यों हाफ कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 हो रही है, इसके पक्ष में आप, इसके खिलाफ? मैं सहमत हूं, साथ ही साथ ये भी होना चाहिए। पर आपके लोग नहीं है, लोग है नहीं। ये पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि 21 साल जो उम्र की गई उसके सहमत हैं, साथ ही साथ बेटियों को नौकरी भी तो दो आप। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने समय दिया हमें और न्यूज़ 18 के मंच पे आए। थैंक यू सो मच अखिलेश जी।